वॉइस ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग अपने औसत का पार्ट 4 करने वाले हैं और आज ये चैप्टर के 2 टाइप बच गए थे, तो इनको कंप्लीट करके और इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। फिर कल से हम लोग अपना एक नया चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात शुरू करेंगे और लगभग 3 से 4 क्लास में वो चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन के बाद हम लोग मिक्सर एलिगेशन करेंगे। मिक्सर एलिगेशन के बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे परसेंटेज की तरफ, है ना, प्रतिशत की तरफ। और वो कंप्लीट 4 से 5 चैप्टर हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, जो लगभग 20 से 22 दिन हमारे लेंगे। ये 4-5 चैप्टर जो हैं, ये चैप्टर खत्म हुए तो फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों का तो लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर उनके केवल 2 ही चैप्टर बचेंगे, एक तो टाइम डिस्टेंस और एक मेंसुरेशन। बाकी जो बच्चे AWO TPO और HCM वाले हैं, बहुत जल्दी आप लोगों की मैं नेक्स्ट मंथ के शुरू में ही एडवांस मैथ की एक अलग से क्लास शुरू करूंगा। ये तो चलती रहेगी इसी टाइम पे, तो एक इवनिंग टाइम हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसमें HCM और AWO TPO वालों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास, ताकि समय रहते आपका एडवांस मैथ भी कवर हो जाए। ओके, तो उसमें आपके अलग से 4 चैप्टर ही हैं, 4, हाँ बिल्कुल। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन तो हम इधर भी पढ़ेंगे तो वो इधर से कवर हो जाएगा। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और आपका स्टैट वगैरह जो पार्ट है, थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा मिसलेनियस, मैं बोल देता हूँ, तो वो पार्ट हम लोग 5-5, 6-6 क्लास में हर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। और ज़्यादा आज हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, 2 ही टाइप है, एक मिसलेनियस हो गया और एक हो गया हमारा क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन, बच्चे, क्रिकेट में बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो बैटिंग, बैटिंग से रिलेटेड, और एक आपका बॉलिंग से रिलेटेड, ठीक है। एक आपका बॉलिंग से रिलेटेड और एक बैटिंग से रिलेटेड, यानी कि बैटिंग एवरेज की बात करेगा और बॉलिंग एवरेज की बात करेगा। अगर मैं पर्टिकुलर बैटिंग एवरेज के बारे में आपको बताऊं कि व्हाट इज बैटिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज क्या होता है? बैटिंग एवरेज, भाई वो टीम का बैटिंग एवरेज हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर प्लेयर का बैटिंग एवरेज हो सकता है, यानी कि किसी एक प्लेयर, किसी एक खिलाड़ी का बैटिंग एवरेज हो सकता है, पूरी टीम का बैटिंग एवरेज हो सकता है। तो बैटिंग एवरेज होता है रन प्रति ओवर। क्या होता है बच्चे? रन प्रति ओवर, प्रति ओवर। एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं? एक ओवर में 5 बॉल होती हैं, 6 बॉल होती हैं, 6 बॉल होती हैं, है ना। तो रन प्रति ओवर, जैसे आपने सुना होगा कि एक टीम ने बनाए भैया 220 रन, अब दूसरी टीम को जीतने के लिए चाहिए 221 रन। अब उसका फिर एवरेज निकाला जाता है कि किस रन रेट, जिसको हम रन प्रति ओवर को हम रन रेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इसको रन रेट भी बोल देते हैं, रन रेट, ठीक है। किस रन रेट से रन उसको बनाने हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इसको 6 से 7 रन प्रति ओवर चाहिए, 6 रन प्रति ओवर चाहिए जीतने के लिए, या 7 रन प्रति ओवर, या 10 रन प्रति ओवर चाहिए। तो उसे अगर जीतना है तो हर ओवर में इतने रन उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर वो कम रन बनाकर चलेंगे तो फिर वो बैटिंग रन रेट बढ़ता चला जाता है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप समझो बैटिंग एवरेज या बैटिंग रन रेट क्या होता है? रन प्रति ओवर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया टोटल, अगर मैं आपसे कहूं कुल रन जो बने हैं किसी किसी मैच में, जो कुल रन बने हैं, मैंने कहा वो 300 बने हैं, और कुल जो ओवर हैं वो 20 ओवर हैं, तो बताइए उसका रन रेट क्या होगा?
रिक्वायर्ड रन रेट। आपने कभी ये, जब आप मैच वगैरह थोड़ा बहुत देखते होगे तो आपने ये आर 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 लिखा देखा होगा। आर 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 का मतलब होता है रिक्वायर्ड रन रेट, आवश्यक रन रेट। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर रन 300 है, ओवर 20 है, तो रन रेट कितना हुआ। आप कहेंगे सर कुल रन कितना है 300 और ओवर कितने हैं 20। अब इसे एवरेज के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा रन रेट होता है ना, इसी को ही एवरेज यानी कि औसत बोलते हैं। जो हमारा रन रेट होता है बच्चे, इसी को ही हम क्या कहते हैं, औसत बोलते हैं। तो यहां पर 300/20, तो इससे जाएंगे 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 2 से जाएगा 15, यानी कि रन रेट कितना हो गया, 15 रन प्रति ओवर। 15 रन प्रति ओवर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करता हूं बच्चे इस तरफ बॉलिंग रन रेट की या बॉलिंग एवरेज की, बॉलिंग एवरेज की, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज या बॉलिंग रन रेट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। जिसको हम एक बॉलिंग इकोनॉमी भी बोल देते हैं, बॉलिंग इकोनॉमी भी बोल देते हैं। तो बॉलिंग रन रेट होता है रन प्रति विकेट। क्या होता है बच्चा, रन प्रति विकेट। किसी भी खिलाड़ी का बॉलिंग रन रेट की अगर बॉलिंग एवरेज की बात करेंगे तो बच्चे हम बात करेंगे रन प्रति विकेट की, रन प्रति विकेट। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि अगर मैंने आपसे बोला कि किसी भी बॉलर का जो रन रेट है ना या बॉलिंग एवरेज है, वो है बच्चे मैंने लिखा कि 6 रन प्रति विकेट। मैंने कहा किसी भी बॉलर का जो रन रेट है वो 6 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी बॉलर का जो रन रेट है वो 6 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो वो बॉलर है ना, वो एक विकेट लेने के लिए औसतन औसतन 6 रन देता है। एक विकेट लेने के लिए औसतन वो 6 रन देता है। अब सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि एक खिलाड़ी ने एक मैच में 30 रन दिए, 30 रन उसने दिए और उसने 5 विकेट झटके। कितने भैया, उसने 5 विकेट झटके, 30 रन देकर 5 विकेट झटके। तो आप जरा मुझे उसका बॉलिंग एवरेज बताना कितना होगा। क्या आप बता सकते हो कि किसी भी बॉलर का अगर हमें बॉलिंग एवरेज निकालना है तो रन प्रति विकेट, यानी कि रन ऊपर रखेंगे और विकेटों की संख्या हम नीचे रखेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा कि अगर 30 रन उसने लिए हैं और 5 विकेट झटके हैं तो उसका बॉलिंग एवरेज हो जाएगा 30/5, यानी कि 6 रन प्रति विकेट। यानी कि औसतन वो एक विकेट लेने के लिए उस मैच में उसने 6 रन दिए हैं। अच्छा, अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि किसी भी खिलाड़ी का अगर बॉलिंग एवरेज, अगर ऐसा लिखा ये वर्ड कि उसका बॉलिंग एवरेज सुधरा, ऐसे बोलते हैं ना कि भैया उसका उसका तो रन रेट सुधर गया, उसका तो रन रेट सुधर गया, तो क्या उसका बॉलिंग एवरेज कम होगा या ज्यादा होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि भैया किसी का रन रेट, अगर चलो मैं आगे लिखता हूं, मैंने कहा किसी का जो बॉलिंग रन रेट है ना, जो बॉलिंग रन रेट है, मैंने कहा वो 7 रन प्रति विकेट है, 7 रन प्रति विकेट है। और मैंने एक बात बोली कि भैया उसका बॉलिंग एवरेज जो है ना वो 1 से सुधर गया, बॉलिंग एवरेज 1 से सुधर गया, तो उसका नया बॉलिंग एवरेज कितना हो जाएगा। देखो अगर वो कहेगा 1 से बढ़ गया तो हम 7 से 8 कर देंगे, अगर वो कहेगा 1 से कम हो गया तो हम कहेंगे 7 से 6। लेकिन अगर वो एक वर्ड यूज करेगा कि उसका बॉलिंग एवरेज 1 से सुधर गया, तो उसका नया बॉलिंग एवरेज क्या होगा। सुधर गया, किसी भी चीज में सुधार होना क्या होता है कि भैया अपने आप को पहले से बेहतर बनाना।
वही तो सुधार होता है। अपने आप को पहले से बदतर बनाना ही सुधार कहेंगे क्या? नहीं, उसको सुधार नहीं कहेंगे। तो अपने आप को पहले से बेहतर बनाना, तो भैया अगर उसका एवरेज 1 से सुधर गया तो आप कह रहे हो सर 7 में 8 जोड़ दो, सॉरी 1 जोड़ दो, 8 रन प्रति विकेट। क्या ये सही कह रहे हो आप खुद सोचो। जो आपने बोला कि सर 7 में 1 जोड़ दो, 8 रन प्रति विकेट, क्या आपने सही बोला? अपने आप से ये सवाल करो। जो बच्चे 8 जवाब दे रहे हैं, आपका कहना का मतलब है कि पहले वो 1 विकेट लेने के लिए 7 रन देता था, अब वो 1 विकेट लेने के लिए 8 रन दे रहा है। तो क्या ये सुधार हुआ? क्या ये इंप्रूवमेंट हुआ? तो 8 जवाब जिनका है वो बताइए, क्या ये इंप्रूवमेंट है, क्या ये सुधार है कि पहले 1 विकेट के लिए 7 रन दिए जाते थे, अब 1 विकेट के लिए 8 रन दिए जा रहे हैं? ये सुधार थोड़ी है, ये तो और डिटेरियोरेट हो गया भैया, ये तो और चीजें बिगड़ गई। तो कभी भी बात अगर सुधार की होगी बॉलिंग एवरेज में, तो हम लोग घटाते हैं। 7 में से 1 गया, 6 रन प्रति विकेट। क्या हो गया बच्चा? 6 रन प्रति विकेट, ये उसका सही है। यानी कि पहले वो 1 विकेट के लिए 7 रन देता था, अब उसने सुधार किया, अब वो 1 विकेट के लिए केवल 6 रन देता है। दिस इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट, इसको कहते हैं सुधार। ठीक है, बॉलिंग एवरेज में तो बहुत सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट की देख ली। बैटिंग एवरेज हो गया, ये आपका बॉलिंग एवरेज हो गया। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे। पहला क्वेश्चन देखिए जरा इसे। औसत रन, इसे आप अपने डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो और योग मेथड से भी कर सकते हो। जो बैटिंग एवरेज वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसे आप लोग योग मेथड से भी कर सकते हो। और जो मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया ना कि क्लास में एक स्टूडेंट आया, एक गया, या रिप्लेसमेंट वाला, उससे भी हो जाएगा ये। आप लगाओ दिमाग इसमें। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 11 पारियों का कोई डेफिनेट हमें नहीं पता कितना औसत है, बस उसने बोल दिया निश्चित औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या हो जाएगा? आप लोग मुझे बताइए। आपको अगर मैं डेविएशन से समझाऊं, अगर आपने उस क्लास को दिल से पढ़ा होगा, पिछली क्लास को, तो जरा सुनना, आप कहोगे सर मजा आ गया। आप इस सवाल को ऐसे सोचो कि एक क्लास में 11 पारी है ना, आप ऐसे सोचो एक क्लास में 11 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 11 छात्र बैठे हुए हैं, ऐसे सोचो। अब एक 12वां स्टूडेंट आया, 12वें स्टूडेंट का वजन था 90 किलो। वो 90 रन लेके आया है ना, तो उसका वजन है 90 किलो। और उसके आने से औसत 5 कम हो गया। अगर किसी के आने से औसत कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो औसत से ज्यादा लेके आ रहा है या औसत से कम लेके आ रहा है? ये बात मुझे एक्सप्लेन कर दो। बताइए, क्या वो औसत से ज्यादा लेके आ रहा है या औसत से कम लेके आ रहा है? आप कहेंगे सर कम लेके आ रहा है, क्योंकि अगर वो औसत से ज्यादा लेके आता तो भैया उसके आने से औसत बढ़ता, और अगर वो औसत से कम लेके आ रहा है तो इस मीन्स उसके आने से औसत घट रहा है। अगर वो औसत के बराबर लेके आता तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो यहां मैं कहूंगा कि अगर वो 90 रन बना रहा है और औसत 5 रन कम हो रहा है, इसका मतलब है वो औसत से कम लेके आ रहा है और औसत ज्यादा रहा होगा। औसत कितना रहा होगा? इस 90 रन से कितना ज्यादा रहा होगा? जो ये 90 रन लेके आ रहा है ना, इस 90 से कितना ज्यादा औसत रहा होगा? तो 90 प्लस, भैया औसत 5 रन कम हुआ है, कुल कमी कितनी है? कुल कमी कितनी है? कुल कमी बताइए। कुल कमी कितनी है? भाई 11 पारी तो ये है, और एक 12वीं पारी, तो टोटल पारी कितनी हो गई? 12। और 5 कम हुआ है एवरेज, तो 12 पंजे 60, यानी कि 12 गुणा 5, ये हो गया 60। इसमें 60 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा?
भाई एलसीएम एचसीएफ की क्विज डल चुकी है बच्चे, आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए सभी लोग। और जो टाइम एंड वर्क की क्विज होगी वो अभी इसी फ्राइडे या सैटरडे में डल जाएगी। मैं कंफर्म कर दूंगा आज या कल में। अभी एक टीम का बंदा आया है तो मैंने कंफर्म किया है इस चीज, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 150। अब ये 150 आपका नया औसत है। नया औसत यानी कि 12वीं पारी के बाद। ये 150 क्या है बच्चे? 12वीं पारी के बाद। क्यों सर, आपको कैसे पता चला ये 150 नया औसत है? क्योंकि बच्चे मैंने यहां पर जो कुल कमी निकाली है ना, वो 12 पारियों की निकाली है। 12 पारियों की कमी निकाली है मैंने टोटल। 12 पंजे 60। 12 पंजे 60, ये कुल कमी है। यानी कि ये 90 रन से 60 ज्यादा रहे होंगे, तो 90 और 60 150, ये नया औसत है। अगर हमें पुराना औसत निकालना है, पुराना औसत का मतलब 12वीं पारी से पहले। अगर बच्चे पुराना औसत निकालना है तो 5 कम कर दो इसमें से। भाई ये 150 तो नया औसत है। अगर मुझे पुराना औसत निकालना है तो 150 में से 5 कम कर दो। पुराना औसत कितना है? 145। ओ सॉरी, 155। ये कम हुआ है ना, 150 तो कम होकर है ये, तो पुराना औसत 155 है। पुराना औसत हो जाएगा 155। अगर आप योग विधि से करना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी है, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करिए, आप मान के चलिए 11 पारी का एवरेज। 11 पारी का जो एवरेज है ना, वो ए है। मैं एक ही सवाल कराऊंगा दो मेथड से, हर सवाल दो मेथड से हम नहीं करेंगे, केवल यही सवाल मैं करा रहा हूं आपको। ओके, तो 11 पारी का एवरेज है ए, तो 11 पारी का योग कितना हो जाएगा? एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 11 ए हो जाएगा। अब कह रहा 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 12वीं पारी के रन जोड़ दो 90 बराबर। अब पारी कितनी हो गई? अब पारी कितनी हो गई? 12 हो गई। और 12 पारी का एवरेज 5 कम हो गया, तो पुराने एवरेज में 5 की कमी कर दो, तो 12 गुणा एवरेज। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल लेना, वो पुराना एवरेज होगा। उसने 12 पारी के बाद एवरेज पूछा है, तो ए की वैल्यू निकालकर उसमें से 5 कम कर देना, वो आपका नया औसत आ जाएगा। ये आपका काम है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट। चलिए ये सवाल बताइए जरा मुझे। सभी लोग मुझे जवाब बताओ क्या होगा। पैतालीस। यहां पर कुछ प्रॉब्लम आया है क्या? मैं देखना एक बार। भाई कुल कमी 12 पारियों की। अच्छा, इसमें 12 पारियों की कमी हमने घटाई है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये पुराना एवरेज होगा ना। हाँ, पुराना एवरेज, यस 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 यस। तो 150 ये पुराना एवरेज होगा, क्योंकि हमने कुल कमी घटाई है। टोटल 12 पारियों का कम कितना हुआ है इसके आने से, इसके आने से टोटल 12 पारियों में कितनी कमी आई है, तो 12 पंजे 60, यानी कि पुराना औसत 60 ज्यादा रहा होगा 90 से। सॉरी, कि भैया ये 90 रन तो 12वीं पारी लेकर आई है, और इस 12वीं पारी के आने से 5 रन एवरेज कम हुआ है, तो 12 पारियों का 5 रन कम हुआ है, यानी कि 12 पंजे 60 की कमी आई है। पुराने औसत जो होगा इससे 60 रन ज्यादा होगा, तो ये पुराना औसत है, हमने उल्टा लिख दिया। नया औसत इसमें से 5 कम करेंगे तो आपका जवाब होगा 145। सही कर लेना बच्चे, इसको करिए। हाँ ठीक है, तो थोड़ा उल्टा एक्सप्लेन कर दिया।
कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी कुल 9 पारियां खेला, इसमें क्लियर कर लेंगे। 9 पारियां खेलता है, 10वीं पारी भी 11वीं पारी में उसने टोटल 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 12 से घट गया। ज्ञात कीजिए कुल 11 पारियों में उसका कितना रन बनाए थे। ये तो योग मेथड से भी आप कर सकते हो, ये तो सम मेथड से भी कर सकते हो आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुल 9 पारी खेलता है, 10वीं और 11वीं में उसने 108 रन बनाए, ठीक है, औसत 12 से घट गया। 11 पारी का कितना रन है टोटल, बताइए जल्दी से जवाब। करें भाई सॉल्व। देखो सवाल कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों का कुछ एवरेज है, हमें नहीं पता 9 पारी का एवरेज कितना है। मान लो कि 9 पारी का जो एवरेज है बच्चे वो ए है, मान लिया आपने। अब अगर 9 पारी का एवरेज ए है तो 9 पारी का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9a। योग कितना हो गया 9a। अब वो कह रहा है 10वीं और 11वीं पारी में टोटल 108 रन बनाए, तो 2 पारी के टोटल रन कितने हैं 108 बराबर। अब पारी कितनी हो गई, पारी इनिंग कितनी हो गई। अब आप कहेंगे सर इनिंग्स हो गई, अब 9 पारी तो ये थी और 2 पारी के रन 108 हैं, इनिंग्स हो गई 11। तो सवाल कह रहा है कि उसका औसत जो है वो 12 रन से घट गया, तो 11 पारियों का औसत 12 रन घटा है, तो पुराने औसत में से 12 माइनस कर दो। ठीक है भाई, देखो 9 पारियों का एवरेज ए, तो 9 पारियों का सम कितना हो गया, योग हो गया, 9 की मल्टीप्लाई कर दी ए में। अगली 2 पारी में उसने 108 रन बनाए प्लस का 108, तो टोटल 11 पारी का सम कितना हो गया, योग कितना हो गया, ये टोटल 11 पारियों का योग हो गया। कि 9 पारी का योग इतना, 2 पारियों का इतना, तो 11 पारियों का योग हो गया बराबर। 11 पारियों का योग अगर मैं दूसरे तरीके से निकालूं तो 11 गुणा और नया औसत 12 से घट गया है, तो ए में से 12 घटा दो, तो ये भी 11 पारियों का योग है और ये भी 11 पारियों का योग है, दोनों को बराबर कर दिया और ए की वैल्यू निकाल दी। बताओ जल्दी से कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 108 बराबर 11a माइनस 132। ठीक है, तो ये 9a उधर जाकर घटेगा 2a और ये 108 में जुड़ेगा, 108 प्लस 132 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। ठीक है 2a और यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 120। ठीक है भाई, a कितना हो गया, a हो गया आपका 120। 120 इज वॉट, ये आपका पुराना औसत है, 9 पारियों का औसत जिसे आप मान के चले थे। अब आपसे कह रहा है कि उसने कुल 11 पारी में कितने रन बनाए, तो 9 पारी, इसमें एक ही वैल्यू यहां रख दो या फिर यहां रख दो, किस कहीं भी रख दो, दोनों से सेम आंसर आना है। तो टोटल रन अगर आपको निकालने हैं, टोटल रन, तो आप एक ही वैल्यू को या तो यहां पे रख दो या यहां रख दो, दोनों से सेम बात आएगी। तो 9 गुणा 120 प्लस 108, तो 12 निम्मा 108 यानी कि 1080 प्लस 108, ये आ जाएगा 1188। कितना आएगा बच्चे, 1188 रन टोटल उसने बनाए हैं। आप 120 यहां पे रखो, 11 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। ओके, थोड़ा सा क्रिकेट वाला टाइप जो है ना, थोड़ा सा अलग है बाकियों से। बस आपको समझना है कि रन कैसे निकलते हैं। रन निकलते हैं पारी को अगर मैं एवरेज यानी कि औसत से गुणा कर दूं तो रन निकल जाएंगे। तो 9 पारी खेली उसने, मैंने कहा औसत मान लो ए 9 पारी का, तो 9 पारी के टोटल रन कितने हो गए, आपने कहा 9 गुणा ए, 9a। अब कह रहे अगली 10वीं और 11वीं पारी खेली, 2 पारी में टोटल 108 रन बनाए, तो 9a प्लस 108, ये क्या हो गया, ये टोटल 11 पारी के रन हो गए। अगर मैं 11 पारी के रन दूसरे तरीके से निकालूं तो 11 गुणा
11 पारी का औसत जो है 12 से घट गया, तो पुराने औसत में से 12 माइनस कर दो। तो यहां से सॉल्व किया तो ए की वैल्यू मिली हमें कितनी, 120। अब ये तो पुराना औसत था, अगर हमें टोटल रन निकालने हैं तो ए की वैल्यू या तो ये 120 को यहां पे रखो या 120 को यहां पे रखो। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 1188, 132 कौन सा, 11 की मल्टीप्लाई ए में करोगे 11 ए, 12 में करोगे तो 132। इस पे आ जाओ। इस सवाल को देखिए बच्चे जरा, और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा सभी लोग। चलिए, सवाल है 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 55 था। 12 पारी के बाद प्रति पारी एवरेज कितना है, 55। 14 पारी के बाद उसका औसत बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन ज्यादा बनाए हो तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए। सवाल को थोड़ा सा समझना है। देखो, जिसको क्रिकेट में थोड़ी सी रुचि है उसको ये टाइप अच्छा लग रहा होगा, जिसको क्रिकेट की रुचि नहीं है उसको थोड़ा सा ये टाइप या तो कॉमन लग रहा होगा या अजीब लग रहा होगा। तो आप जिन लोगों को क्रिकेट में रुचि नहीं है, आप लोग इसे जस्ट एक कॉमन टाइप की तरह सोचकर चलो। भाई उसने कहा 12 पारी को बल्लेबाज, 12 पारी के बाद उसका एवरेज 55 है। एक क्रिकेट प्लेयर ने 12 पारी खेली, उसका औसत 55 है। औसत कितना है, 55। अगर मैं आपसे कहूं कि वो 2 पारी और खेल गया, कौन कौन सी, 13वीं और 14वीं, तो 2 पारी उसने और खेली, तो कह रहा है कि 14 पारी के बाद उसका एवरेज बढ़ के 60 हो गया। 2 पारी खेली है उसने, 12 पारी के बाद उसका एवरेज 55 था, 2 पारी और खेली 13वीं और 14वीं, एवरेज हो गया 60। कह रहा है कि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में, व्हाट डू यू मीन बाई पिछली पारी, तो पिछली पारी है 13वीं, कह रहा है 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन ज्यादा बनाए। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि 14th इनिंग में से अगर मैं 13वीं पारी के रन घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर मैं ऐसे बोल दूं। अगर मैं 14वीं पारी में से 13वीं पारी को माइनस कर दूं, अगर मैं 14th इनिंग में से 13th इनिंग को माइनस कर दूं पिछली पारी को, तो क्या मुझे 20 रन मिलेंगे। हाँ, अब अगर मुझे इन दोनों पारियों के टोटल रन चाहिए, 13वीं और 14वीं के टोटल रन चाहिए मुझे, कि 13वीं और 14वीं में टोटल रन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 12 पारी का एवरेज 55 है, तो 12 का योग कितना हो गया, 12 गुणा 55, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66। भैया 14 पारी का 60 है तो 14 पारी का योग कितना हो गया, 14 पारी का योग हो गया 14 छिंग 84, यानी कि 840। आप खुद मुझे बताओ कि 12 पारी के बाद उसका एवरेज था, सॉरी रन थे 660, और 14 पारी खेलने के बाद उसके रन हो गए 840। यानी कि उसने 2 पारी और खेली, 13वीं और 14वीं। तो अगर मैं 13वीं और 14वीं के रन आपसे पूछूं टोटल, तो आप 840, 14 के योग में से 12 का योग 660 माइनस कर दो। 14 में से 6 गए 8, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 13वीं और 14वीं में टोटल 180 रन बनाए, और 14वीं में से 13वीं घटा दूं तो मुझे मिलेगा 20। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए और बी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं अलग अलग। आपसे क्या कह रहा है, 13वीं पारी के रन, 13वीं पारी यानी कि जिसके साथ एक प्लस है और एक माइनस है। क्या मैंने आपको सिखाया है बच्चे, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सर आपने बताया है। ए प्लस बी अगर 20 है और ए माइनस बी अगर मान लो 12 है, आपको अगर ए की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, प्लस प्लस दोनों तरफ,
तो दोनों को जोड़कर 20 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए जिसके साथ एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटाना है और डिवाइड बाई 2। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर आपके पास 13वीं प्लस 14वीं है और 14वीं माइनस 13वीं है। आपसे 13वीं पारी के रन पूछे, 13वीं यानी कि यहां एक प्लस है और यहां एक माइनस है, तो 13वीं पारी के रन क्या हो जाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाओ, 180 में से 20 घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 160 बटा 2। तो 13वीं पारी में उसके रन कितने हैं, 80 रन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, 80 रन। सभी के आगे बचे, वेरी गुड। अगर हमें 14वीं पारी के रन चाहिए, 14वीं पारी यानी कि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएंगे 100। तो 14वीं पारी के रन कितने हो जाएंगे, 100। चले आगे, इस पे आइए जरा। सवाल कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 पारी में औसतन 40.5 रन बनाता है। 20 पारी में औसतन 40.5 रन, कह रहा है उसका न्यूनतम तथा अधिकतम रन 5 और 103 है। शेष पारियों का औसत क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। भाई आप ऐसे सोचो, एक खिलाड़ी ने 10 पारी खेली, 10 पारी में टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक पारी में उसका सबसे लोएस्ट स्कोर रहा होगा, या सपोज अगर मैं सवाल के हिसाब से चलूं कि उसने 20 पारी खेली है, पारी का मतलब है 20 मैच खेले हैं, उसने 20 मैच खेले हैं और एक मैच में उसका स्कोर सबसे कम 5 रहा है और 20 में से एक मैच में सबसे मैक्सिमम स्कोर उसका 103 रहा। एक ही मैच में उसने 103 रन बनाए हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाए। उसका लोएस्ट और हाईएस्ट आपको दे रखा है। कह रहा है कि भैया शेष पारियों का एवरेज, यानी कि इन दोनों पारियों को अगर मैं हटा दूं तो बची हुई का एवरेज क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों की क्रिकेट में रुचि नहीं है वो इस सवाल को नॉर्मल सवाल की तरह समझें, क्रिकेट अलग से दिमाग में ना रखें, नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा। कह रहा है कि 20 पारी का एवरेज 40.5, तो 20 का योग, भाई औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40.5 को 20 से गुणा करोगे तो 810, यानी कि 810 हमारे पास आ जाएगा। तो 20 पारी का टोटल रन कितने हैं, 810। 20 पारी में उसने टोटल कितने रन बनाए, 810। कह रहा है कि दो पारी है, एक लोएस्ट है और एक हाईएस्ट है, L4 न्यूनतम, H4 अधिकतम, लोएस्ट हाईएस्ट। इन दोनों के रन कितने हैं, 5 प्लस 103, 5 प्लस 103, यानी कि ये हो गया 108। तो 108 टोटल उसके दो पारी के रन है। इन दोनों पारी के अलावा जो पारी बची उनका एवरेज, तो आप क्या करेंगे, 20 में से दो पारी अगर आप हटा दो तो 18 का योग कितना आ जाएगा, 18 का योग आप कहेंगे सर 810 में से ये दो पारी का योग 108, यानी कि 5 प्लस 103 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 0 आ गया, 8 में से 1 गया 7, 702, ये 18 पारी का योग यानी कि सम आ गया। तो आपसे कह रहा है शेष पारियों का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो बच्चे क्या करना है, 702 को डिवाइड करना है 18 से, तो 18 चौक 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 18 तिया 54, 16, 18 निम्मा 162, कितना आ गया 39। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दैट क्लियर। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ूं। यस, ये सवाल देखिए, ऐसे सवाल में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। सवाल है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 27 पारियों में बल्लेबाजी औसत 47 है। 27 पारी में, कह रहे हैं कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन ज्यादा है। एक पारी में उसका मैक्सिमम स्कोर रहा है और एक पारी में उसका न्यूनतम रहा है। अगर मैं मैक्सिमम से उसका लोएस्ट यानी कि अधिकतम वाले में से न्यूनतम वाला, हाईएस्ट में से लोएस्ट रन घटा देता हूं तो मुझे 157 मिलेगा। उसने बोला है कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम से 157 ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस
127 है, 57 है। कह रहा है यदि इन दोनों पारियों को हटा दूं, कौन सी दोनों पारियों को हटा दें, जिनकी वो बात कर रहा है कि यदि मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं तो कौन सी दोनों पारी, एक अधिकतम वाली और एक न्यूनतम वाली, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को अगर वो हटा देगा तो भैया 25 पारी बचेंगी। कितनी थी शुरू में, 27 पारी, हाईएस्ट लोवेस्ट हटा दिया तो बची कितनी, 25 पारी, तो उनका एवरेज 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा, यहां वही बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए और बी की अलग अलग वैल्यूज। कैसे भाई, आप मान के चलो कि उसका जो उच्चतम स्कोर है ना वो हाईएस्ट एच मान लो, और जो उसका न्यूनतम स्कोर है लोएस्ट उसको एल मान लो। हाईएस्ट स्कोर को एच मान लो, लोएस्ट को एल मान लो। सवाल कह रहा है जो उच्चतम स्कोर है वह न्यूनतम से 157 ज्यादा है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि उच्चतम में से अगर मैं न्यूनतम घटा दूं तो 157 होगा? भाई अगर मैं उच्चतम स्कोर में से न्यूनतम स्कोर को घटा दूं तो क्या 157 मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। अब सवाल कह रहा है 27 पारी का एवरेज 47 है, और अगर मैं ये दो पारी हटा दूं उच्चतम और न्यूनतम तो 25 का एवरेज 42 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों पारियों का योग आपसे पूछने को बोलूं कि भैया योग बताओ दोनों पारियों का, तो आप कहोगे सर 27 का योग कितना हो जाएगा, उसके औसत से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहूंगा 25 का योग कितना हो जाएगा, उसके औसत से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कहोगे सर 27 का योग 25 का योग, यानी कि अगर मैं दो पारी जो हटाई हैं 27 से 25 जो पारी किया, तो ये दो पारी हटाई होंगी हाईएस्ट और लोवेस्ट, तभी तो पारी, तभी तो इनिंग, तभी तो मैच 27 से 25 बचे। दो मैच हटा दिए हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले, तो अगर मुझे उनका योग निकालना है तो 27 के योग में से 25 का योग हटा दो। भाई 27 सत्ते कितना होता है, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 189 होता है। हासिल का 18, 27 चौके 108 और 18 126, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 105 हो गया। तो अगर मुझे हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग चाहिए तो मैं 1269 में से 1050 माइनस कर दूंगा, यानी कि 27 के योग में से 25 का योग माइनस करूंगा तो मुझे जो दो पारी हैं उच्चतम और न्यूनतम वो मिल जाएंगी। 9 में से 0 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 10 गया 2, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना हो जाएगा बच्चा, 219। अब मेरे पास H प्लस एल है, मेरे पास H माइनस एल है। क्या पूछा उसने, उसने पूछा उच्चतम स्कोर, हाईएस्ट पूछा है, तो दोनों को जोड़कर 157 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ये आ जाएगा 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, 376 बटे 2, 2 एकम 2, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 188। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 188। 188। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा ये कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन आपकी थोड़ी आसान कर दूं। अगर मैं आपको डायरेक्ट कोई एक तरीका बता दूं जिसे आपको ध्यान में रखना है, और जिसे रख के डायरेक्ट H प्लस एल आप 219 लिख दोगे, आपका ये वाली कैलकुलेशन 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन आपकी बच जाए। सीधा H माइनस एल सवाल में दिया होगा और H प्लस एल आप डायरेक्ट लिख दोगे। ये सवाल बनते हैं और ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो अक्सर आपका मुलाकात, अगर अक्सर आपकी मुलाकात इस तरह के सवालों से हुई होगी ना। तो आपको मैं एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया, अब मैं एक डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए ये कैलकुलेशन आपको मैं थोड़ी सी बचाता हूँ, आपकी कैलकुलेशन ये, बाकी ये और ये तो सेम रहेगा। आपको बेसिकली H प्लस एल, H माइनस एल तो आपके पास है क्योंकि उच्चतम पारी ने न्यूनतम से 157 ज्यादा बनाए हैं। H माइनस एल तो आपके पास है। अब मैं आपको H प्लस एल देने वाला हूं। क्या करना है आप ध्यान रखना बच्चे, थोड़ा सा ये सब आप रफ कर दो। H प्लस एल के लिए क्या करना है, देखिए जो दोनों एवरेज का डिफरेंस है, कितना है दोनों एवरेज का डिफरेंस,
भाई 27 का एवरेज कितना है 47, 25 का एवरेज कितना है 42। इन दोनों एवरेज का डिफरेंस, अंतर, दोनों एवरेज का डिफरेंस, तो 47 माइनस 42 कितना हो गया 5 गुणा। समझते रहे ना, यही काम आपने करना है, दिमाग में रख लो। दोनों एवरेज, पुराना एवरेज नया एवरेज, दोनों एवरेज का डिफरेंस 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई जो नई संख्या है, जो नई संख्या यानी कि 2 पारी घटने के बाद मल्टीप्लाई बाई नई संख्या प्लस दोगुना ऑफ पुराना एवरेज, दोगुना ऑफ पुराना एवरेज, दोगुना ऑफ पुराना एवरेज। जरा बताना कितना आएगा, 25 पंजे 125 प्लस 47 दूनी 94, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 1 और 1 2, आ गया 219। क्या ये वही 219 है जो हमने यहां पर निकाला इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद? क्या वो 219 आ गया यहां पर? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला पुराने एवरेज नए एवरेज का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई जो नई संख्या है 2 घटने के बाद प्लस पुराने एवरेज का डबल, पुराने एवरेज का डबल, तो आपको ये 219 मिल जाएगा। उसके बाद तो फिर आपको अपना यही काम करना है। अब ये तरीका जरा इस सवाल में लगा के बताइए मुझे, और जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग, फिर आपको बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन कराता हूं। हाँ बात तो वही है, बात तो वही है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी बच्चे, बात तो वही रहती है भाई। ट्रिक आप किसी सवाल को बहुत डिटेल में कर लो, उसकी 2 लाइन की ट्रिक कर लो, बात वही रहती है। ट्रिक का मतलब क्या है? आपने किसी सवाल के लॉन्ग मेथड के स्टेप को कम कर दिया, वो ट्रिक होती है। ऐसा नहीं है ट्रिक के आप मैं कर रहा हूं डिटेल में, आप ऐसे छड़ी घुमा दो आपका आंसर आ जाएगा। छड़ी घुमाने से आपका आंसर नहीं आएगा। आप अगर ट्रिक से कर रहे हो, जो मेरे लॉन्ग मेथड है ना, आपने उसके स्टेप हटा दिए। लॉन्ग मेथड से जो मैं नीचे रिजल्ट बना रहा हूं, आपने वो रिजल्ट को डायरेक्ट अपने दिमाग में रख लिया, बस ये होती है ट्रिक। बात वही रहती है घुमा फिरा के। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 है, उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 ज्यादा है। इन दोनों पारियों को छोड़कर जो 38 पारी बची हैं, 40 थी अब 38 बची हैं, उनका एवरेज 48 हो गया। उच्चतम रन संख्या बताओ क्या होगी? देखो सबसे पहले तो उसने बोला है कि उच्चतम रन संख्या न्यूनतम से 172 ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट में से अगर मैं लोवेस्ट घटा दूं 172 मिलेगा। H प्लस एल कितना हो जाएगा? दोनों एवरेज का डिफरेंस। भाई 40 पारियों का औसत कितना है 50, 38 का एवरेज कितना है 48, दोनों औसत का डिफरेंस 50 और 48 का डिफरेंस 2, मल्टीप्लाई बाई नई संख्या, पारी कितनी है 38, प्लस दोगुना ऑफ पुराना एवरेज, पुराना एवरेज 50 है, दोगुना ऑफ 50, 38 दूनी 76 प्लस 50 दूनी 100, ये आ जाएगा 176। भाई देखो H माइनस एल 172 आ गया, H प्लस एल 176 आ गया। उसने उच्चतम यानी कि H पूछा है, तो H कैसे आएगा? दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 6 और 2 8, 7 7 14, 1 2 3 बटा 2, ये आएगा 17 4 यानी कि 174। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 174। ठीक है, बस ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, नहीं तो फिर आपको वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज बच्चे याद रखना, हमने डिटेल तो पढ़ लिया बॉलिंग एवरेज के, हमने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए। अब बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस को याद रखना, आप जो है एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड जो मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर वाला है, कि बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन उस मेथड से बेस्ट तरीके से और आसान तरीके से होते हैं।
बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन कभी भी आए, दिमाग में याद रखना एलिगेशन मेथड से ही आपको करना है। अब जैसे सवाल देखिए, बताइए। सवाल कह रहा है एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी एवरेज 24.85 रन है प्रति विकेट है, अगली पारी यानी कि एक पारी में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसके कारण उसका एवरेज 0.85 कम हो गया। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी, बताइए। अब ये एलिगेशन मेथड से करना है कि एक तरफ उसका एवरेज लिखना है, एक तरफ लिखना है उसका जो उसने एक पारी खेली है, जो ये एक पारी उसने खेली है उसमें उसका एवरेज कितना है, और सेंटर में लिखना है उसका ओवरऑल एवरेज, टोटल एवरेज। क्या करना है भाई, एक तरफ लिखो 24.85 एवरेज है, एक तरफ जो उसने एक पारी खेली है, जो एक पारी खेली है उसका एवरेज कितना है, कि अगली पारी में उसने 52 रन देकर 5 विकेट। मैं जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं, कि अगर उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए तो एवरेज क्या होगा, रन ऊपर लिखो विकेट नीचे, ये आ जाएगा 10.4। एक पारी का एवरेज कितना है उसका 10.4, और जो उसका ओवरऑल एवरेज है वो लिखेंगे बच्चे सेंटर में। उसने बोला जिसके कारण उसका एवरेज 0.85 कम हो गया, कम हो गया मतलब जो 24.85 था उसमें से कम कर दो, 24.85 में से 0.85 कम कर दो तो नया एवरेज ओवरऑल उसका 24 हो गया। अब आप यहां एलिगेशन मेथड लगाओ। अब क्या करो, आप यहां एलिगेशन मेथड कि इन दोनों को कंपेयर करो, बड़े में से छोटा घटाओ, इन दोनों को कंपेयर करो, बड़े में से छोटा घटाओ। तो 24.85 में से 24 घटाऊंगा तो 0.85 आ जाएगा, और 24 में से 10.4 घटाऊंगा तो 13.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 13.6। और याद रखना जब भी हम बॉलिंग औसत वाले सवालों पर एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे जो रेशियो आएगा वो विकेट का आएगा। किसका आएगा मेरे भाई, वो रेशियो हमेशा विकेट का आएगा, वो रेशियो हमेशा विकेट का आएगा। एक तरफ आपने 24.85 रखा, दूसरी तरफ जो एक पारी उसने खेली है वो पारी का औसत कितना है भाई, वो एक पारी में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 52 रन ऊपर 5 विकेट नीचे, तो एक पारी का 10 पॉइंट, और जो उसका ओवरऑल एवरेज है वो 0.85 कम हो गया, तो 24.85 में से 0.85 गया 24। अब एलिगेशन मेथड कहता है कि जो ये बीच वाली संख्या है इन दोनों को कंपेयर, तुलना करो, बड़े में से छोटा घटाओ, तो 24 में से 10.4 गया 13.6 आ गया, इन दोनों की तुलना करो, बड़े में से छोटा घटाओ, 24.85 में से 24 गया 0.85 आ गया। ठीक है, अब इनका रेशियो ले लो। देखो रेशियो लेने के लिए पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटाया नीचे 1 जीरो, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, 1360 और 85, 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, और 5 एकम 5, 5 से जाएगा 16 बार, तो नीचे जो रेशियो आ गया 16:1 का, ये बचे आपके विकेट का रेशियो है, इसका है विकेट का। तो यानी कि अगर एक पारी जो उसने लास्ट में खेली उसमें विकेट की संख्या अगर 1 यूनिट है, तो बची हुई जो उस पारी से पहले खेली थी उसमें विकेटों की संख्या कितनी है, 16 यूनिट। तो एक पारी के विकेट हमें दे रखे हैं 5, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आपसे कह रहा है अंतिम मैच तक कितने विकेट उसने लिए, तो टोटल विकेट पूछ रहा है कि अंतिम मैच को भी इंक्लूड कर लो, तो टोटल विकेट अगर आपसे कहेगा तो आप कहोगे सर 16 प्लस 1, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए। तो 1 यूनिट अगर 5 है तो 17 यूनिट कितना हो जाएगा, 85।
तो टोटल अंतिम मैच तक उसने 85 विकेट लिए हैं। अंतिम मैच तक टोटल उसके 85 विकेट होंगे। अंतिम मैच तक, अंतिम मैच वो खेल चुका है। अगर वो ये कहता अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले उसके कितने विकेट, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट 5, 16 यूनिट 16 गुणा 5 80 विकेट। अंतिम मैच से पहले उसके 80 विकेट हैं और अंतिम मैच तक उसके 85 विकेट हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। एक और सवाल कराता हूं, ये सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बताओ। एक और है, फिर इसके बाद बैक टू बैक एक और है। सवाल है, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.5 से कम हो गया। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं? सेम उसी तरीके से आपको करना है कि एक तरफ उसका एवरेज 11.5 और जो उसने लास्ट में एक मैच खेला, उस एक मैच में क्या रहा भैया उसका, 33 रन दिए 6 विकेट, तो 33/6, 33/6 यानी कि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। और ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल उसका एवरेज 0.5 कम हो गया, तो 11.5 में से 0.5 हटाओगे तो 11 बचेगा। बड़े में से छोटा, 11 में से 5.5 गए, कितना आएगा, 5.5 ही आएगा। 11 में से घटाओगे और 11.5 में से 11 गया तो 0.5। रेशियो ले लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 11। और जो ये रेशियो बनता है नीचे, हमेशा किसका बनता है, विकेट का। यानी कि जो वो लास्ट का मैच था, अगर उसमें विकेट की संख्या 1 यूनिट है तो उसने टोटल विकेट तो 11 और 1 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो टोटल विकेट पूछे हैं, तो टोटल विकेट का मतलब है 12 यूनिट, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 6 यानी कि 72 विकेट। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 72। एक और सवाल देता हूं, सेम ऐसा ही एक और सवाल है और इसका जवाब आप मुझे बताएंगे। जरा बताओ, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं आपको, कुछ विविध सवाल हैं। फिर कह रहा है, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 28.25 है, ओके, कह रहा 73 रन देकर 2 विकेट लेता है, इस तरह उसका एवरेज 0.75 बढ़ गया। इस बार उसका एवरेज घटा नहीं, इस बार उसका एवरेज बढ़ गया। 0.5 कहां से आया सर? अगर तुम सवाल को पढ़ते ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी शक्ल देख रहे हो और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसे लिख रहे हो, तुम सवाल पढ़ ही नहीं रहे। सवाल पढ़ते तो तुम्हें पता चल जाता 0.5 कहां से आया, सवाल में लिखा हुआ है 0.5। ये नहीं है क्या, ये नहीं लिखा हुआ उसका एवरेज 0.5 से, मैंने लाइन अंडरलाइन भी किया है, ये वाला 0.5। बड़े में से छोटा घटाना है, 11 में से 5.5 गया 5.5, 11.5 में से 11 गया तो 0.5 यहां से आया। क्यों नहीं, तुम क्या क्या चाहते हो, क्या मैं करूं कि तुम मोटिवेट हो जाओ, क्या मैं करूं कि तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, बताइए। मेरे पास भगवान अगर एक कोई शक्ति दे देना, सबसे पहले तुम्हें ना पढ़ने वालों का भविष्य दिखाऊं यहां पर स्क्रीन पे चलाकर, ना पढ़ने वालों का। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी 28.25 है, 73 रन देकर 2 विकेट लिया, औसत 0.75 बढ़ गया। तो एक तरफ लिखो 28.25, एक पारी में उसने 73 रन दिए, 2 विकेट लिए, तो कितना हो गया, 2 से जाएगा 2 तिया 6, तो 6 के 12, 2 पंजे 10, और ओवरऑल उसका एवरेज 0.75 बढ़ गया। तो 28.25 में जोड़ेंगे इस बार, क्योंकि एवरेज बढ़ा है, तो ये 29 हो गया। अब इन दोनों की तुलना करो, बड़े में से छोटा घटाओ, तो भैया 36.5 में से 29 जाएगा तो आएगा 7.5, और बड़े में से छोटा 29 में से 28.25, 29 में से 28.25 जाएगा तो 0.75 आ जाएगा।
है ना। पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटाया नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 75 से 75 पूरा कंप्लीट कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आ गया 10:1, है ना, 10 एकम 10 और 1। तो ये रेशियो जो आया है बच्चा, ये विकेट का आया है। सवाल ने क्या पूछा है, आखिरी मैच से पहले। देखो मैंने तीनों तरह के क्वेश्चन करा दिया आपको, अंतिम मैच तक कितने विकेट हैं, टोटल कितने विकेट हैं, और आखिरी मैच से पहले। तो अब उसने 1 यूनिट की वैल्यू, विकेट कितने हैं 2, और आखिरी मैच से पहले बोला है, यानी कि आपको इन दोनों को जोड़ना नहीं है, अब केवल 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आखिरी मैच से पहले उसके विकेट कितने हैं, केवल और केवल 20। अगर आपसे कहेगा अंतिम मैच तक, आखिरी मैच तक उसके कितने विकेट हैं, तो आप फिर 10 और 1 11, और 11 दूनी 22 करते, फिर आप 22 कहते। तो ये थे कुछ बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ विविध सवाल, कुछ मिसलेनियस करा देता हूं। 5-6 सवाल हैं मिसलेनियस, ऑलरेडी वो आपको आते हैं, ऐसा नहीं है कुछ अलग है, वो ऑलरेडी आते हैं, बस उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग अलग है। तो कुछ विविध सवाल देख लेते हैं बच्चे। कह रहा है एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत 1200 है। जब भी संख्या और औसत दी हो तुरंत योग कर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। कह रहा है कि पहले 5 महीने का औसत 1200 है, अगले 7 महीने का औसत खर्चा 1300 है। यदि वह उस महीने में टोटल 2900 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक औसत आय क्या होगी। सबसे पहले पूरे वर्ष का टोटल आय, टोटल इनकम निकालो आप। क्या आप जानते हैं कि भैया जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो बराबर खर्च प्लस बचत, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग अगर मैं करता हूं तो मुझे इनकम मिल जाएगी। बोलिए, क्या अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दूं तो क्या मुझे इनकम मिल जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर। तो अब आपको पहले तो क्या करना है, पहले 5 महीने का औसत खर्चा 1200 है, तो 5 महीने का टोटल खर्चा कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 6000। खर्चा, मैं खर्चा निकाल रहा हूं अभी पूरे साल का। अगले 7 महीने का औसत खर्चा कितना हो गया, 1300। तो 13 सत्ते 9100 हो गया। क्या बच्चे हम ये बोल सकते हैं 7 और 5 12, तो 12 का योग, यानी कि हम खर्चे का योग निकाल रहे हैं पूरे 12 महीने का, पूरे 12 महीने के खर्च का योग हम निकाल रहे हैं। तो वो आएगा 001 9 6 15, यानी कि 15,100 रुपए उसने पूरे साल में खर्चा किया होगा। पूरे साल में उसने खर्चा किया होगा कि भैया 5 महीने को 1200 से गुणा किया 6000, 7 महीने को 1300 से गुणा किया 9100, दोनों को जोड़ेंगे 15,100। ये पूरे साल का टोटल खर्चा है। भैया पूरे साल की बचत दे रखी है, 2900 रुपए पूरे साल में बचत करता है, क्या ना, वर्ष में 2900। तो बचत कितना है, पूरे साल की है ये 2900 रुपए। तो भैया उसकी इनकम कितनी हो गई, वार्षिक आय, पूरे साल की आय, एनुअली इनकम अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे 0 9 और 1 10, 5 2 7 और 1 8, ये आ गया 18,000। अगर हमें मासिक आय आपसे पूछनी है, मासिक आय, मंथली इनकम, तो ये आ जाएगा 18,000, डिवाइड बाई 12 कर दो। भाई वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने, तो 12 महीने में टोटल कुल मिलाकर उसकी इनकम कितनी है, 18,000। क्योंकि 12 महीने का टोटल खर्चा हमने 15,100 निकाल दिया, पूरे वर्ष की 2900 रुपए सेविंग दे रखी है, तो हमने खर्च को बचत में जोड़ दिया, 18,000 रुपए पूरे साल की इनकम आ गई। तो औसत इनकम निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 1500, यानी कि महीना 1500 रुपए कमाता है औसतन। 1500 रुपए उसकी औसत आय है महीने। ये सवाल थोड़ा सा आसान होता है। ये देखिए जरा बच्चे, जब भी अब एलिगेशन मेथड मैंने आपको पढ़ाया उसमें बॉलिंग एवरेज में, तो एलिगेशन मेथड सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लगता कहां पे है। जहां भी दो अलग अलग ग्रुप की बात हो,
जैसे वहां पर हुई थी कि भैया एवरेज इतना था, एक पारी में इतना बनाया, एवरेज इतना हो गया, ओवरऑल एवरेज इतना हो गया। तो कुछ पारी, एक पारी, ओवरऑल सभी को मिलाकर हमने एलिगेशन लगाया। अब अगर आपसे कहेगा कि लड़कों का कुछ औसत है, लड़कियों का कुछ औसत है, दोनों का मिलाकर कुछ औसत है, क्या यहां पर एलिगेशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर आपसे कहेगा एक ग्रुप का कुछ औसत, दूसरे ग्रुप का कुछ औसत, दोनों का मिलाकर औसत, हम एलिगेशन लगा देंगे। अब सवाल कह रहा है 6 पुरुष और कुछ महिला हैं, फिर से पढ़ो, कह रहा है 6 पुरुष और कुछ महिला हैं, अनाज का औसत मासिक खपत 14.4 है। सभी का मिलाकर, सभी का यानी कि 6 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या नहीं बताई, कि 6 पुरुष हैं और कुछ महिला हैं, पूरा परिवार बनता है, पूरे परिवार का औसत मासिक खपत 14.4 है। कह रहा यदि प्रति व्यक्ति मासिक खपत पुरुष के मामले में 20 किलो है और महिलाओं के मामले में 6 किलो है। देखो, पहले तो 14.4 तो उसने पूरे परिवार का औसत दे दिया, फिर नीचे की लाइन में जैसे ही हमने सवाल पढ़ा, हमें पुरुष का खर्चा अलग, खपत अलग से दे दी, महिलाओं की खपत अलग से दे दी। क्या हम यहां एलिगेशन लगाएंगे? हाँ, पुरुष की खपत दे दी, महिलाओं की दे दी, ओवरऑल दे दी। एलिगेशन तुरंत लगाना है। तो कह रहा है महिलाओं की संख्या कितनी है। बस आपको एक तरफ क्या लिखना है, पुरुष, एक तरफ लिखना है महिला, और बीच में ओवरऑल। तो पुरुषों का एवरेज कितना दे रखा है बच्चे? 20। महिलाओं का एवरेज कितना दे रखा है? 6। और ओवरऑल सभी दोनों का मिलाकर जो होगा उसे सेंटर में लिखेंगे 14.4। अब यहां से जो नीचे रेशियो बनेगा वो संख्या का बनेगा, कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का रेशियो यानी कि अनुपात। तो आप बड़े में से छोटा घटाओ, तो 20 में से 14.4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15.6, 15.6 कह रहा हूं, 5.6, और 14.4 में से 6 घटाओगे तो ये आ जाएगा 8.4। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ये जाएगा 28 दूनी 56, 28 तिया 84। तो 3-2 का जो रेशियो है बच्चे, ये संख्या का आ गया, नंबर का। यानी कि पुरुषों की संख्या अगर 3 यूनिट तो महिलाओं की 2। हमें 6 पुरुष बोले हैं उसने, तो 6, 3 यूनिट का मतलब 6 पुरुष, 1 यूनिट का मतलब 3 दूनी 6, 2 पुरुष, तो 2 यूनिट का मतलब 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 4। और वही आपसे उसने पूछी, वही तो पूछी है आपसे, महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है बच्चे? 4। ओके, एक और सवाल दूं ऐसा ही। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत 60 है, सभी का। देखो फिर से पढ़ो, संस्था के सभी का एवरेज 60 है। 12 अधिकारियों का वेतन 400 है, 12 अधिकारियों का वेतन 400 है, और जो बच गए शेष कर्मचारी उनका औसत वेतन 56 रुपए है। उनका एवरेज कितना है? 56 है। कह रहा है बताओ कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी। अब उसने एक संस्था की बात करी, एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट की बात करी, जिसमें उसने 2 कैटेगरी के लोग बनाए, एक है अधिकारी, एक है बचे हुए कर्मचारी। अधिकारी कितने हैं? 12, उनका एवरेज हमें दे दिया 400 रुपए। जो बचे हुए हैं उनका एवरेज हमें दे दिया 56 रुपए, और सभी का, अधिकारी और कर्मचारी, तो सभी टोटल कर्मचारी का एवरेज दे दिया 60। एलिगेशन लगा दो। मैंने कहा ना, 2 ग्रुप अलग अलग दे रखे हो, उनका कंबाइंड, उनका मिलाकर दे रखा हो, आप एलिगेशन लगा दोगे। तो एक तरफ लिखो अधिकारी, एक तरफ लिखो अधिकारी, और एक तरफ लिखो शेष, रिमेनिंग। अधिकारियों का एवरेज कितना है? 400, और रिमेनिंग शेष का कितना है? 56, और सभी का, सभी कर्मचारियों का है 60। जरा बताना कितना आएगा? 60 में से 56 गया 4, और 400 में से 60 गया तो 340। रेशियो कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 से जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20।
अब जो ये रेशियो आया है ये संख्या का यानी कि नंबर का रेशियो आया है कि अगर अधिकारियों की संख्या 1 यूनिट है तो बचे हुए लोगों की संख्या 85 यूनिट है। सवाल ने अधिकारी कितने दिए हुए हैं? सवाल ने दिए हुए हैं 12 अधिकारी, 12 ऑफिसर्स हैं, 1 यूनिट की वैल्यू है 12। अब उसने आपसे बोला है कर्मचारियों की कुल संख्या। बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो केवल 85 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और उसी को अपना जवाब बताएंगे। क्या अधिकारी जो होते हैं वो कर्मचारियों में नहीं आते क्या? क्या ऑफिसर्स हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं? अगर आपसे कहेगा कुल कर्मचारियों की संख्या तो उसमें अधिकारी भी इंक्लूड होंगे। तो यहां पर 1 यूनिट 12 है और उसने कुल संख्या पूछी है तो आपको 1 और 85 यानी कि आपको 86 यूनिट की वैल्यू निकालनी है बच्चे। कि 12 गुणा 86, 1 यूनिट 12 तो 86 यूनिट हो जाएगा। 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96 और 7 100। आपका जवाब होगा 1032। ये है कुल कर्मचारी, क्योंकि अधिकारी इज ऑल्सो आ कर्मचारी। अधिकारी भी एक कर्मचारी होता है। ठीक है, तो टोटल है 85 और एक 86 यूनिट की वैल्यू 1032। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, बताना उसे, जरा बताएंगे मुझे इसका जवाब। कह रहा है कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, हमें संख्या का रेशो दे दिया 3:2। ओके, कह रहा है लड़कों का औसत 50 है, लड़कियों का 60 है, सभी का पूछ लिया। सभी का पूछ लिया, ये भी एलिगेशन से करोगे कि लड़कों का औसत दे दिया, लड़कों का लड़कियों का दे दिया, सभी का पूछ लिया, और हमें संख्या का रेशो दे दिया। हमें संख्या का रेशो दे दिया तो एक तरफ लिखो बॉयज, एक तरफ लिखो गर्ल्स। बॉयज का एवरेज कितना है भैया? 50। लड़कियों का, गर्ल्स का कितना है? 60। और सभी का पूछ लिया। सभी का एवरेज तो बिल्कुल बीच में आता है, और नीचे जो रेशियो होता है वो संख्या का रेशियो होता है। क्या दे रखा है हमें? 3:2 का रेशियो दे रखा है। इस बार ये बीच वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये बीच वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझो और सामने देखो। अगर आपको ये ऊपर का एवरेज दिया है, नीचे का रेशियो दिया है और ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं योग निकाल सकता हूं? योग बराबर क्या होता है बताओ? योग बराबर क्या होता है? औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करना ही योग होता है। तो अगर लड़कों का औसत 50 है और लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़कों का योग कितना हो जाएगा? 50 गुणा 3। भाई योग को संख्या से मल्टीप्लाई, सॉरी, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अगर लड़कियों का औसत 60 है और लड़कियों की संख्या 2 है, तो भैया योग कितना हो गया? 60 दूनी 120। तो ये तो हो गया कुल योग। क्या हो गया बच्चा? कुल योग, टोटल सम। और अगर हमें कुल औसत चाहिए तो मैं क्या करूंगा? योग को कुल संख्या से मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड कर दूंगा। योग को कुल संख्या से, यानी कि 3 + 2, कुल संख्या कितनी हो गई ये? तो ये आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से जाएंगे 5 पूरे 25, 5 चौको 20, यानी कि आपका 54 जो है ये आपका कुल एवरेज आ गया। क्या आ गया? आपका कुल एवरेज आ गया। ठीक है, इस सवाल को करना जरा। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत 12,000 है, सभी का। कह रहा पुरुष का एवरेज है 15,000, महिलाओं का एवरेज है 8,000। पुरुष और महिलाओं का संख्या का रेशो बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल। तो पुरुष का एवरेज कितना है? पुरुष का, ये तो सभी का दे रखा है। कह रहा पुरुष कर्मचारियों का औसत 15,000 है, महिलाओं का एवरेज कितना है? 8,000 है।
और सभी का एवरेज कह रहा है सभी कर्मचारियों का एवरेज 12,000 है। तो आप 12,000 में से 8,000 गया 4,000, 15,000 में से 12,000 गया 3,000। ये रेशियो नंबर का आ जाएगा, संख्या का आ जाएगा। 30 से 30 गया, रेशियो आ गया 43। कितना आ गया बच्चा? 43। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसने पुरुष और महिलाओं का रेशियो पूछा है, पहले पुरुष फिर महिला। तो पुरुष की संख्या अगर 4 है तो महिलाओं की कितनी है? 3। अगर वो कहता महिला और पुरुष तो फिर उल्टा हो जाता रेशियो, फिर ये 3-4 हो जाता, जो कि गलत है अभी फिलहाल के लिए। चलिए एक सवाल और करिए, इसको बताइए जरा। कह रहा है एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 का एवरेज 4100 है, 13 का एवरेज 6100 है, सभी का एवरेज 7200 है, तो शेष कर्मचारियों का कितना होगा? ये तो योग मेथड से करो, इसमें एलिगेशन नहीं होगा। एलिगेशन वहीं पर लगेगा जहां दो ग्रुप की बात होगी। यहां दो ग्रुप की बात नहीं हुई, यहां बोला टोटल 42 है, 42 में से 27 का एवरेज इतना है, 27 का योग निकालोगे। 13 का एवरेज इतना है, 13 का योग निकालोगे। 27 और 13 40। अभी दो कर्मचारी और बच गए, कर सभी का 7200 है, पूरे 42 का। तो वो बचे हुए दो कर्मचारी का कितना है? तो यहां एलिगेशन नहीं लगाएंगे। एलिगेशन बस दो ग्रुप के बारे में ही बात हो तभी लगता है। जल्दी से सॉल्व करके योग मेथड से मुझे बता दो। कह रहा है एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं और उन सभी का, कह रहा है सभी का एवरेज 7200 है, तो सभी का योग कितना होगा? सभी का योग आप कहेंगे 42 गुणा 7200, ये सभी का योग आ जाएगा। तो 0 0 42 दूनी 84, हासिल का 8, और 42 सत्ते कितना होता है? 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294 और 8 302। ये आ गया आपका सभी का योग, सभी का योग आ गया ये। ठीक है, अब ये तो सभी का योग आ गया। अब कह रहा है कि इनमें से 27 का एवरेज कितना है? 4100। तो 27 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 0 0, 27 एकम 27, हासिल का 2, 27 चौके 108 और 2 110। कह रहा है बचे हुए 13 का एवरेज कितना है? 6100। तो 13 का योग कितना हो जाएगा? 0 0, 13 एकम 13, 13 छिंग 78 और 1 79। अब देखो टोटल मेरे पास 42 है और मैंने तो 27 और 13 40 का ही योग निकाल पाया हूं केवल। तो 40 का योग कितना हो गया बच्चे? 0 0, 7 3 10, 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 1 9, ये आ जाएगा 1,90,000। ये 40 का योग आ गया। 42 का योग कितना है? 3,02,400। 40 का योग कितना है? 1,90,000। तो 42 में से 40 गया, अगर हमें दो का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से ये माइनस कर देंगे। 42 के योग में से 40 का योग माइनस करोगे, 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगी, और 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गए 2, 30 में से 19 गए 11। ये दो का योग आ गया। और दो का एवरेज अगर हमें चाहिए तो 11,2,4,0,0 डिवाइड बाई 2। तो 2 पंजे 10, 1 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 0। ये आ जाएगा बच्चे 56,200। ये बचे हुए दो कर्मचारी का एवरेज है। ओके, ठीक है, ये तो हम टाइप कर चुके हैं ऑलरेडी। एक सवाल और देखिए जरा, ये सवाल देखेंगे बच्चे।
कल हम लोग रेशियो शुरू करेंगे, अनुपात। समानुपात तो उसके बाद पढ़ना है। रेशियो बहुत आसान टॉपिक है। अगर मैं कहूं पूरे मैथ्स में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को मैं सबसे आसान चैप्टर की कैटेगरी में रखूं, पूरे चैप्टर को ओवरऑल अगर मैं देखूं औसत, तो रेशियो सबसे आसान चैप्टर है। बहुत मजा आपको आएगा। आप कहोगे सर मजा आ गया, गर्दा उड़ गया, ये हमने कर लिया आपसे पहले क्योंकि उसमें लगभग हर टाइप आसान है। एक आध ही कोई टाइप ऐसा आपको लगेगा कि यार इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, नहीं तो हर टाइप बच्चों वाला है उसमें। बिल्कुल 5वीं 6ठी क्लास में वो पढ़ाया जाता है रेशियो। तो कह रहा है 11 दोस्त में से प्रत्येक ने 19 रुपए दिए। प्रत्येक ने, प्रत्येक का मतलब होता है औसतन। प्रत्येक का मतलब होता है औसतन, कि 11 लोग में से औसतन 19 रुपया खर्चा किया। और 12वां जो दोस्त है उसने सभी 12 के औसत से 11 रुपए कम खर्चा किया। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। ये सवाल लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। 12 दोस्त हो आप क्या हो, 12 दोस्त हो। 12 दोस्त पिकनिक करने गए, सभी का कुछ औसतन खर्चा आया। मैंने कहा सपोज ए, सभी का औसतन कितना खर्चा आया, ए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन 12 में से 11 को अलग करो, एक को अलग खड़ा करो, तो जो 11 लोग हैं उन्होंने औसतन 19 रुपए इकट्ठा किया। 12वें के बारे में जिक्र नहीं किया मैंने अभी। मैंने कहा जो 11 लोग हैं उन्होंने औसतन 19 खर्चा किया। जो 12वां व्यक्ति है उसने इन सभी 12 के एवरेज, जिसको मैंने ए बोला था, सभी 12 के एवरेज से 11 रुपए कम किए हैं इकट्ठे। ये थोड़ा सा पहेली बनाने की कोशिश की है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सभी 12 का एवरेज, सभी 12 का एवरेज आप मान लो अपनी तरफ से ए, मान लो कि सभी 12 का एवरेज कितना है, ए। अब ये सभी 12 का एवरेज है, तो सभी 12 का योग कितना हो जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ जी सर, 12 का एवरेज अगर ए है तो संख्या को औसत से गुणा कर दो, ये 12 का योग सम हो जाएगा 12a। बिल्कुल हो जाएगा सर। अब सवाल कहता है कि भैया इन 12 में से 11 लोगों ने, प्रत्येक ने 19 खर्चा किया, तो 11 ने टोटल कितना खर्चा किया होगा, 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 1 20। तो ये 11 ने टोटल खर्चा किया होगा 209। और जो 12वां है, जो 12वां बंदा है, जो 12वां दोस्त है, उसने 12 के औसत से 11 रुपए कम खर्चे किए। तो जो 12वां बंदा है, जो 12th पर्सन है, उसने कितना खर्चा किया, पूरे 12 के औसत से 11 रुपए कम। ये पहेली एक पजल बना दी उसने कि भैया टोटल 12 लोग हैं, मैंने कहा उनका एवरेज ए मान लो। अगर एवरेज ए है तो योग कितना हो जाएगा, 12a। अब इन 12 में से 11 लोग प्रत्येक 19 रुपए देते हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया, 11 गुणा 19 209। 11 का काम खत्म। जो 12वां बंदा है उसने सभी 12 के एवरेज, जिसको मैंने ए माना है, सभी 12 के औसत से 11 रुपए कम, यानी कि a माइनस 11। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि 209 प्लस a माइनस 11, क्या ये आपको 12a के बराबर मिलेगा? बोलिए भाई, ये भी आपने 209 प्लस a माइनस 11 सभी का योग कर दिया, और सभी का योग आप पहले से कर भी चुके हो ऊपर। तो दोनों को इक्वल करके और a की वैल्यू बता दो जरा कितनी होगी। 209 में से 11 गया तो 198, और ये a उधर जाकर घटेगा तो 11a। ये 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, a कितना आ गया 18। आपसे क्या कह रहा है, कुल राशि कितनी खर्च हुई है, 12a। भाई सभी का योग कितना है, 12a। अगर हमें कुल राशि पता करनी है, कुल राशि, आप क्या करो, आप 12a की वैल्यू निकाल दो। 12 गुणा 18, तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18 3 21। टोटल 216 रुपए का खर्चा हुआ है। टोटल कितना, 216 रुपए का खर्चा किया है। ये लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बता दो कितना होगा।
एक बच्चा कह रहा है कि सर आप सभी टाइप करवाओ, आर एस अग्रवाल के सवाल सॉल्व ही नहीं होते। बच्चे, आप आर एस अग्रवाल के सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो कि मैंने वो टाइप नहीं कराया। दुनिया में अगर आप सबसे कम संख्या वाला चैप्टर मुझे दोगे ना, पूरी जिंदगी में उस चैप्टर को आपको पढ़ा सकता हूं और हर बार हर मिनट में नया सवाल आपको दूंगा। तो ये तो किसी चैप्टर का अंत हो ही नहीं सकता। आप आर एस अग्रवाल, मैं आपको आर एस अग्रवाल के सारे टाइप करा दूंगा, फिर आप अगर कोई दूसरी बुक उठा के बैठोगे उसमें आपको 10 टाइप के नए सवाल मिल जाएंगे। फिर आप कहोगे सर ये तो नहीं पढ़ाया आपने, वो 10 पढ़ा दूंगा, तीसरी बुक उठा के लाओगे, सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया, वो भी पढ़ा दूंगा, और उसके बाद जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे ना, वहां आपको 10 सवाल नए मिलेंगे। फिर आके मुझसे कहोगे सर आपने वो नहीं पढ़ाए जो एग्जाम में आए। भाई अंत है ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स का कभी अंत नहीं है। सवाल 30 सेकंड 15 सेकंड में नया बनता है। आप अगर सवालों के पीछे, टाइप के पीछे भागोगे ना, जीवन में कभी मैथ सीख ही नहीं पाओगे। आप मैथ्स को रट लोगे लेकिन सीख नहीं पाओगे आप। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मैथ्स रटना है या सीखना है। आप बहुत देर से बात कर रहे हो सर आर एस अग्रवाल के टाइप नहीं पढ़ाए, आप टाइपों को रट रहे हो। मैंने जितना पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इस कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी सवाल चला जाए, मुझे ऑफिस आ जाओ पर्सनली, आपने बुक ले आओ आर एस अग्रवाल की, अभी मैं हूं 3-4 दिन तो नोएडा में, आपने अगर मुझे एक सवाल सिंगल ऐसा दिखा दिया कि सर इस कॉन्सेप्ट का सवाल आपने नहीं पढ़ाया, उसी दिन कलम छोड़ दूंगा भाई। मैं यहां पर कोई ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि कमाई करनी है, ये करना, मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब है बच्चे। उसी दिन कलम छोड़ दूंगा जिस दिन आपने कह दिया सर इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं कराया। आप कॉन्सेप्ट के पीछे चल ही नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो टाइप को रटने के पीछे। ये टाइप रट लिया, वो रट लिया, अच्छा ये टाइप तो कराया ही नहीं, ये कैसे करूं मैं। आप उस कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हो। चीजों को सुधारो। 9 व्यक्ति एक होटल में भोजन के लिए गए, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक के भोजन पर 12 रुपए खर्च हुए। प्रत्येक के, देखो 9 में से 8 लोगों के भोजन पर 12 रुपए खर्च हुए। जब 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत से 8 रुपए अधिक खर्चा किया। सेम वही क्वेश्चन है, आप सभी 9 का एवरेज कुछ मान लो, आप सभी 9 का एवरेज मान लो कुछ, के भैया वो ए है। हाँ, बल्कि वो क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए आपके दिल्ली पुलिस से। जो भी क्वेश्चन आप मुझे दोगे ना कि सर ये नहीं करा, वो रिलेवेंट होना चाहिए। होने को तो मैं कैट जेट मेट एग्जाम होते हैं, उनमें से कुछ मैं क्वेश्चन आपके पास ले आऊं कि ये टाइप मैंने नहीं कराया, मिल जाएगा। लेकिन वो लेवल कैट का है, वो जेट मेट का होता है, जो एमबीए वगैरह के एग्जाम होते हैं, जो कैट लेवल का होता है। जाना ही नहीं आपको, आपको अपने एसएससी लेवल तक ही सीमित रहना है। एसएससी लेवल का कोई टाइप नहीं छोड़ता मैं। तो 9 संख्या का एवरेज है ए। अब सवाल ने कहा कि इन 9 का एवरेज अगर ए है तो 9 का योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 9a। 9 का योग कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा। अब कह रहा है भैया इन 9 में से 8 लोगों ने प्रत्येक ने 12-12 रुपया खर्चा किया, तो 8 गुणा 12 यानी कि 96। 8 ने कितना खर्चा किया टोटल, 96। अब कह रहा है जो 9वां व्यक्ति है ना, उसने कितना खर्चा किया है, उसने सभी 9 के एवरेज से 8 रुपए ज्यादा, तो सभी 9 का एवरेज था ए, उससे 8 रुपए ज्यादा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल योग के बराबर आपको मिलेगा। 96 प्लस ए प्लस 8 बराबर 9a। तो यहां से 96 में 8 जोड़ोगे तो 102, 104 सॉरी, और उधर ए घटा दोगे तो 8a। तो 8 से कटेगा 13 बार, ए बराबर आ जाएगा 13। आपसे क्या कह रहा है, सभी खर्च कितनी टोटल है, तो 9a। कुल खर्च आपसे पूछेगा, कुल खर्चा, तो 13 गुणा 9, 117 रुपए टोटल खर्चा हुआ है। 117 रुपए टोटल खर्चा हुआ है। इसके आगे ये सवाल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहां पर एंड करते हैं हम चीज को। एवरेज होता है खत्म, और कल हम रेशियो चैप्टर बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, हर चीज कवर करते हुए चलेंगे, और आप धीरे धीरे साथ के साथ रिवीजन करते चलो। बच्चे, आप किसी से भी अगर पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर भरोसा करो। सबसे पहले किसी भी टीचर से, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप किसी और टीचर के पास जाओगे, उसके ऊपर भरोसा नहीं, किसी और के पास जाओगे। हो सकता है मुझसे पहले आप किसी से पढ़े हो,
उसके ऊपर भरोसा ना हुआ हो, मेरे पास आए। अगर आप उसके ऊपर भरोसा आपका होता तो शायद मेरे पास नहीं आते, या मेरे ऊपर भरोसा है तो आगे आपको किसी टीचर के पास दोबारा पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन वो भरोसा आपको करना पड़ेगा। मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।